मित्रों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आज आपके समक्ष हूँ। मित्रों, आज मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है कैंसर को मात। मित्रों, जब मैं केवल 25 साल का था उस समय मुझे खांसी, जुकाम, बुखार काफ़ी रहा करता था। हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाऊं, वो मुझे कोई एंटीबायोटिक दे दें और मैं कुछ दिनों में सही हो जाऊं। पर एक दिन डॉक्टर ने बड़े ध्यान से मुझे देखा और उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ गर्दन के ठीक नीचे एक मोटी सी गिल्टी है। डॉक्टर ने पूछा, बेटा आपको इस गिल्टी के बारे में कोई जानकारी है क्या? मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने अभी तक ये गिल्टी कभी नहीं देखी, ना कभी महसूस की है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, सीटी स्कैन करा लेते हैं तुम्हारा और पता करें कि क्या है ये। तो मित्रों, मैंने सन 1998 में, ये दिसंबर की बात है, अपना सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में पता चला कि मेरे को शरीर में, छाती में, आर्मपिट के नीचे काफ़ी सारी गिल्टियाँ हैं। ये सुन के मेरे माता पिता और मैं कुछ घबरा गए। समझ नहीं आ रहा था कि आगे प्रॉब्लम ये है क्या, ये आखिर बीमारी है क्या, इतनी सारी गिल्टियाँ कहाँ से पैदा हो गई। डॉक्टर ने कहा कि हम इस गिल्टी को बाहर निकाल लेते हैं, बायोप्सी कर लेते हैं, उसी से सही पता चल पाएगा कि ये बीमारी है क्या। तो मित्रों, ये सन 1998 दिसंबर की बात है, मेरी यहाँ की बायोप्सी हुई। उस समय मैं केवल 25 साल का था। बायोप्सी का रिज़ल्ट हमें 2 दिन में ही मिल गया। वो रिज़ल्ट ये था कि मुझे हॉजकिन लिम्फोमा है, कैंसर ऑफ द लिम्फ्स, लिम्फेटिक कैंसर। ये सुन के ही ऐसा लगा मानो सिर पे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। अभी तक कैंसर सिर्फ पिक्चरों में ही सुना था, कभी ये नहीं ख्याल था कि खुद को भी कैंसर हो सकता है। और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, केवल 25 साल का था मैं। तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, 6 महीने की ये केमोथेरेपी ट्रीटमेंट आपको करानी पड़ेगी और उसके बाद आप सही हो जाओगे। आपका जो क्योर रेट है वो 90% है, कि 90% चांस है कि आपको दोबारा से कैंसर कभी नहीं आएगा और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो मित्रों, सन 1999 में मैंने 6 महीने अपनी केमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराई यहाँ अपोलो अस्पताल में। ट्रीटमेंट के बाद मेरा दोबारा से स्कैन कराया गया और उसमें आया कि मैं कैंसर से मुक्त हूँ, कैंसर ख़त्म हो गया था। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। उम्र मेरी करीबन 25 साल ही थी। बहुत मैं खुश हुआ, मुझे लगा कि चलो अब तो नई ज़िंदगी मिल गई। इसके बाद मैंने दोबारा से अपना काम जारी रखा। करीबन 2-4 महीने मैं अपने काम में, प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा था। पर 3-4 महीने बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ गर्दन के नीचे इधर और यहाँ मेरे शोल्डर्स में फिर दोबारा से बहुत सारी सूजन आने लगी। जब सूजन आई तो एकदम से मेरे माता पिता घबरा गए। उनको लगा कि इस बार हमें बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे, एकदम डॉक्टर के पास जाया जाए। डॉक्टर के पास गए हम। डॉक्टर ने कहा कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, दोबारा से आप स्कैन करा लीजिए और स्कैन के नतीजे ही बताएंगे कि अब क्या बीमारी है। मेरे को ख्याल था कि कैंसर तो नहीं है और कुछ शायद हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कैंसर वापस नहीं आने वाला। अगले ही हफ्ते मेरा स्कैन कराया गया, पर स्कैन के नतीजे बहुत ही परेशान करने वाले थे, बहुत ही दुखदायी थे। स्कैन के नतीजे के अनुसार ये था कि मुझे दोबारा से कैंसर आ गया है और इस टाइम बहुत आक्रामक रूप में आया है। वो छाती से लेके पूरे पेट तक फैल चुका है। डॉक्टर भी नतीजे देख के बहुत घबरा गए। डॉक्टरों को कतई भी उम्मीद नहीं थी कि कैंसर इतनी बुरी तरीके से 4 महीने के अंदर दोबारा आ जाएगा। यहाँ भारत में डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़ता है नॉर्मल केमोथेरेपी आप पे काम नहीं कर रही। डॉक्टरों ने यहाँ तक बोला कि आप ट्रांसप्लांट बाहर कराने जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, क्योंकि उस ज़माने में ये 1999 की बात है, तब यहाँ इतना ट्रांसप्लांट भारत में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप अमेरिका चले जाएं,
या बाहर कहीं चले जाएं और वहाँ जाके अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं। तो मित्रों, मेरी बुआ जी अमेरिका में लॉस एंजलिस में रहती हैं, तो हमने उनसे बात की कि अगर वो हमारी कुछ मदद कर सके। तो मेरी बुआ जी ने वहाँ एक अस्पताल है लॉस एंजलिस के करीब ऑरेंज काउंटी में, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन है, वहाँ के डॉक्टरों से बात की और मेरे बारे में पूरा उनको बताया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा ठीक है, आप पेशेंट को यहाँ बुलवा लीजिए अमेरिका, और हमारा ख्याल है ट्रांसप्लांट ही इन पे सही रहेगा। तो अगले महीने मैं अपने माता पिता के साथ लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो गया अपनी बुआ जी के पास। ये मित्रों सन 2000 जनवरी की बात है। तो मित्रों, जब हम अमेरिका पहुँचे लॉस एंजलिस, अगले ही दिन मेरी बुआ जी मुझे अस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन मेडिकल सेंटर वहाँ ले गई डॉक्टर से मिलवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे ध्यान से जांचा और मेरी सारी रिपोर्टों को ध्यान से देखा। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विंस्टन हो। इस सब को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सही आपके लिए रहेगा, आप ट्रांसप्लांट करा लें, ट्रांसप्लांट करा के आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर डॉक्टर ने बताया कि ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि डॉक्टर ने कहा कि पहले यहाँ गर्दन के नीचे एक पॉट डालेंगे आपको, एक कैथेटर, और वहाँ से करीबन 12 पैकेट आपके ब्लड के निकालेंगे। ब्लड के अंदर ही स्टेम सेल्स होते हैं। उसके बाद उस स्टेम सेल्स को हम प्रोसेस करेंगे और आपको 7 दिन 7 रात लगातार केमोथेरेपी दी जाएगी। 8वां दिन रेस्ट डे होगा और 9वें दिन वो प्रोसेस जो स्टेम सेल्स हैं वो दोबारा से इस पॉट के ज़रिए आपके अंदर डाल दिए जाएंगे और करीबन 15वें दिन आपकी नई बोन मैरो काम करना शुरू कर देगी। तो पूरा आपका जो अस्पताल का जो स्टे होगा वो करीबन 21 दिन का होगा। ये सुन के हालांकि हम लोग काफ़ी घबरा गए कि 7 दिन 7 रात क्या हम केमोथेरेपी झेल भी पाएंगे, पर क्योंकि और कोई चारा नहीं था तो हमें हर बात में हामी ही भरनी पड़ी। अगले हफ्ते मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और एक छोटी सी सर्जरी करके यहाँ मुझे पॉट कैथेटर डाल दिया गया। उसके बाद यहाँ से 12 पैकेट स्टेम सेल के निकाले गए, यानी कि ब्लड के निकाले गए, उसी के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। फिर मुझे 7 दिन 7 रात लगातार केमोथेरेपी दी गई। 8वां दिन रेस्ट दिन था और 9वां दिन वो प्रोसेस वाले स्टेम सेल मुझे दोबारा से यहाँ पे डाल दिए गए, कैथेटर के थ्रू अंदर डाल दिए गए। तो मित्रों, वो दिन बड़े ही कठिन थे। मुझे याद है मुंह में काफ़ी छाले पड़ गए थे, बहुत सारी एंटीबायोटिक मेरे अंदर जाया करती थी। कमरे के अंदर किसी को अंदर आने भी नहीं दिया जाया करता था, क्योंकि उसको न्यूट्रोपेनिक जोन कहते थे, क्योंकि अंदर से उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। तो मित्रों, जब उन्होंने ये नई स्टेम सेल दोबारा से प्रोसेस करके स्टेम सेल मेरे अंदर डाले 9वें दिन, तो 15वें दिन मेरी बोन मैरो काम करनी शुरू कर गई और नए उन्होंने कोशिकाएं बनानी शुरू की। तो मित्रों, मैं करीबन 21 दिन तक अस्पताल में था। 21 दिन के अस्पताल के स्टे के बाद डॉक्टरों ने मुझे 1 महीने विश्राम करने को कहा कि ये रेस्ट पीरियड है, और उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे दोबारा अस्पताल में बुलाया। उसके बाद मित्रों, मैंने वहाँ 25 दिन मेरी रेडियोथेरेपी भी की गई अमेरिका में ही, और ये सब जो प्रक्रिया थी ये सन 2000 के करीबन मार्च अप्रैल तक सब खत्म हो गई। इस सब को कराने के बाद मित्रों, उन्होंने मेरे टेस्ट किए और टेस्ट में आया कि मैं कैंसर से फ्री हूँ, पूरी तरीके से मैं ठीक हो गया हूँ, अब शरीर में कोई कैंसर नहीं है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विक, नाउ यू गॉट अ न्यू लाइफ। अब विक साहब, आपको नई जिंदगी मिल गई है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। पर ये सब 2000 मार्च अप्रैल तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। उसके बाद मित्रों, हम लोग वापस भारत आ गए, और भारत आने के बाद मैंने दोबारा से अपना नॉर्मल कामकाज जो था वो शुरू कर दिया। इसके बाद ये सन 2003 की बात है। 2003 के अंत में क्या हुआ कि दोबारा से ऐसा लगा कि मानो अंदर से बहुत कमज़ोरी पैदा होने लगी, और कमज़ोरी के साथ ही साथ मैंने ये देखा कि ये जो मेरा एरिया है जहाँ से उन्होंने गिल्टी पहले निकाली थी, ऐसा लगा कि उस एरिया में मानो दोबारा से कोई सूजन आने लगी है।
और एक बात और बड़ी परेशान करने वाली थी कि उस गिल्टी जहाँ वो थी पहले, वहाँ एक हल्का सा, क्योंकि जख्म का निशान तो रह गया था, पर अब क्या हुआ कि ऐसा लगा कि उस जगह से हल्की हल्की पस निकलनी शुरू हो गई है। ठीक गर्दन के नीचे ऐसा लगा कि हल्की हल्की पस निकलनी शुरू हो गई है। ये देख के बड़ा अंदर से घबराहट हुई। ना पूछो अब यहाँ पस क्यों निकल रही है। परंतु मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ से पस क्यों होती है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को लगा कि शायद मेरे को हो गया है, तो उन्होंने टीबी की ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी। अब यहाँ से पस तो लगातार निकलती आ रही थी यहाँ गर्दन के डायरेक्ट नीचे, और समझ नहीं आ रहा था क्या कारण है। पर डॉक्टर दूसरी तरफ टीबी की ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दी देना। धीरे धीरे करके इसमें से पस की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई। ऐसा लगा कि पस ज़्यादा से ज़्यादा निकलती जा रही है, परंतु डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि यहाँ जो मेरी कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन भी टूट गई। मतलब हालत इतनी बुरी हो गई कि अगर कोई यहाँ देखता मुझे तो शायद देख के भी चकित रह जाता। ये आप देखिए कॉलर बोन, ये पूरी जो अब है, ये मेरी नई कॉलर बोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक नई कॉलर बोन है पूरी। ये कॉलर बोन पूरी की पूरी टूट गई थी। ये हड्डी जो अब है, ये पूरी नई हड्डी है। ये पूरी हड्डी यहाँ से टूट गई और हालत इतनी खराब हो गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब पूरा एक खड्डा बन गया। इतना खराब हो गया कि कोई यहाँ से पेन डाले और यहाँ से पूरा निकाल ले, पूरा का पूरा एक खड्डा बन गया। अंत में यहाँ भारत में डॉक्टरों को ऐसा अब लगा कि मालूम पड़ता है सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई है, हालत बहुत गंभीर हो गई है। पीठ में भी बहुत सारी गिल्टियाँ मुझे आ गई। पूरे पीठ में इतनी गिल्टियाँ आ गई कि मैं नॉर्मल बिस्तरे पे सो भी नहीं पाता था। मुझे एक एयर बैग पे सोना पड़ता था। इस सब को देख के फाइनली डॉक्टर्स ने 1 मीटर कपड़ा बीटाडीन में डाल के यहाँ से निकाल के पूरा इस एरिया को पैक कर दिया और मेरे माता पिता को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये कैंसर की लास्ट स्टेज है और आप अपने बेटे को घर ले जाएं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप फोटोग्राफ निकाल के रख लें, चौथे में काम आ जाएगी। ये सब सुन के मेरे माता पिता बहुत परेशान हुए और अल्टीमेटली हम लोग घर आ गए वापस। इसके बाद पर मैंने मित्रों एक बात यहाँ बताऊँ, कभी हार नहीं मानी। मुझे भगवान पे हमेशा विश्वास रहा है और भगवान का साथ भी हमेशा रहा है मेरे पे। मित्रों, ऐसी हालत में मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने दोबारा से मेरी बुआ जी को फ़ोन किया अमेरिका और उनसे पूछा कि क्या कोई और अस्पताल है जो हमारे बेटे को बचा सकेगा। बुआ जी ने एक और वहाँ अस्पताल में बात की जिसका नाम USC मेडिकल सेंटर है लॉस एंजलिस में, और उन अस्पताल वालों ने कहा आप पेशेंट को यहाँ ले आएँ, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो उसी गंभीर अवस्था में, उसी बुरी हालत में मैं अपने माता पिता के साथ अगले हफ्ते फ़्लाइट की टिकट लेके अमेरिका पहुंच गया। वहाँ मेरी बुआ जी एयरपोर्ट पे ही मेरी वेट कर रही थी। वो मुझे एयरपोर्ट से डायरेक्टली लेके शाम के 7 बजे थे सीधा अस्पताल ले गई। अमेरिका में वो डॉक्टर मेरी हालत देख के हैरान रह गया। उसने कहा मैंने ऐसा केस ज़िंदगी में नहीं देखा, हालत इतनी ख़राब है कि मैं यहाँ से हाथ डाल के यहाँ से निकाल सकता हूँ, आप तो पूरे खोखले हो और ऐसी हालत में आप अमेरिका आ भी कैसे गए। डॉक्टर ने दोबारा से बताया कि ऐसी हालत में हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिन आपको केमोथेरेपी दें जिससे आपकी हालत थोड़ी सुधर जाए। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको कोई रिसर्च ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ये 2-3 महीने की ट्रीटमेंट होगी, इससे आपको करीबन 6 महीने की ज़िंदगी मिल पाएगी। इससे हम आपको क्योर नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्योर तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, पर ऐसी हालत में क्योंकि आपकी हालत इतनी ख़राब है हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते। तो इस ट्रीटमेंट से हम कोशिश करेंगे, जो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे ये एक केमोथेरेपी होगी, रिसर्च ट्रीटमेंट होगा जिससे आपको करीबन 6 महीने की ज़िंदगी हमारा ख्याल है मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि कैंसर की सारी कोशिकाओं को मार दें, पर यह बात कन्फर्म है कि वो 4 से 6 महीने के अंदर दोबारा आपको कैंसर आ जाएगा।
तो आप मैक्सिमम 4 से 6 महीने तक कैंसर से मुक्त रह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बाद हमारे अनुसार 4 से 6 महीने में दोबारा आपको कैंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एक फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल एक ट्रीटमेंट है जो आपकी ज़िंदगी को कुछ देर तक बढ़ा सकती है। पर क्योंकि हमारे पास मित्रों और कोई चारा ही नहीं था, तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जो बन पड़ता है आप वो करिए। तो डॉक्टर ने वो केमोथेरेपी देनी मुझे शुरू की। करीबन 15 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी हालत में कुछ सुधार आ रहा है। महीने बाद मेरी खुराक भी बढ़ने लगी और मुझे लगा कि मेरे को सोना आराम हो गया है, क्योंकि पहले तो मैं एयरबैग पे सोता था, अब सोना भी आराम होने लगा। पस की मात्रा जो निकलती थी वो भी कम होने लगी। तो ऐसे करके मित्रों करीबन 2 महीने बीते। 2 महीने बीतने के बाद वहाँ अमेरिका में डॉक्टरों ने कहा कि देखिए, हमसे जो बन पड़ता था हमने कर दिया, पर इसके आगे अब आपके पास मैक्सिमम 4 से 6 महीने की रह गई है। आप भारत जाएं, अपनी विल बनाएं, जो करना चाहें करें, पर हमारे अनुसार 4 से 6 महीने के अंदर कैंसर वापस आ जाएगा, उससे ज़्यादा देर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुन के हालांकि मेरे माता पिता तो बहुत परेशान हो गए, पर डॉक्टर ने कहा हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये सुनकर हम लोग हिंदुस्तान वापस आ गए। अब मित्रों, हिंदुस्तान वापस आके मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। यहाँ मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अब मित्रों, मैं एक चीज़ आप बताना चाहूँगा कि जब मैं वकालत किया करता था तो मुझे योग प्राणायाम का बहुत शौक़ था। हमेशा पिताजी कहते थे प्राणायाम, भोजन चिकित्सा, इसमें बहुत ताकत है, इसको अपने ऊपर आजमाओ। पर मैंने शौकिया वकालत के साथ साथ एक कोर्स किया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, योग प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा। वो मैंने मित्रों कोर्स किया था और मैं उस कोर्स में मित्रों फर्स्ट भी आया था अपनी यूनिवर्सिटी में। पर वो मैंने जो नॉलेज थी, वो जो ज्ञान था, मैंने अपने ऊपर कभी आजमाया नहीं था। सिर्फ वो कोर्स करके मैंने छोड़ दिया था। एक कोर्स ज़रूर किया था 1 साल का, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आया था, पर मैंने उस ज्ञान को अपने ऊपर कभी आजमाया नहीं था। तो मित्रों, अब मैंने सोचा क्यों ना उस योग और प्राकृतिक चिकित्सा, खासकर भोजन चिकित्सा का जो मैं ज्ञान है मेरे अंदर, उसको अपने ऊपर क्यों ना आजमाऊं। तो मित्रों, मैंने अपने लिए एक 15 प्राणायामों का सेट बनाया जिसमें प्राणायाम के सारे ही गुण सम्मिलित थे। अब मित्रों, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं पर वो सही तरीके से नहीं करते। अब प्राणायाम में मित्रों ये 4 स्तंभ होते हैं। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखें तो आपको देखेंगे कि मित्रों प्राणायाम में ये 4 स्तंभ होते हैं, यानी कि सांस लेना पूरक, सांस ले के रोकना अंतरकुंभक, सांस निकालना रेचक और निकाल के रोकना बाह्य कुंभक। और इन 4 स्तंभों के बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होता है 1:4:2:4। तो मित्रों, मैं क्योंकि प्राणायाम की जानकारी अच्छा ही रखता था, काफ़ी पहले प्राणायाम सीखा था, पर अपने पे कभी आजमाया नहीं था। मैंने कहा मैं इस विद्या को अपने पे आजमाऊंगा और मैंने अपने लिए 15 प्राणायामों का सेट बनाया और साथ साथ भोजन चिकित्सा पे भी देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अपने लिए या हानिकारक होता है या लाभदायक होता है। तो मैंने कहा अपने आप को और इस बात का ख्याल किया कि मैं वो सारे खाने खाऊं जो एंटी ट्यूमर इन नेचर हैं, जिनका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई है और जो कैंसर की कोशिकाओं को काटते हैं। तो मित्रों, जैसे जैसे मैं ये प्राणायाम करता रहा और अपने भोजन के बारे में काफ़ी सतर्क रहा, मेरी तबीयत और इम्प्रूव करती गई और बेहतर होती गई। 6 महीने बाद मैं अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा से गया। डॉक्टर देख के ही हैरान रह गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तो 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम जिंदा हो। मैंने कहा जिंदा हैं डॉक्टर साहब, तभी तो आए हैं आपके पास। डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट कराए और उन्होंने देखा कि कोई कैंसर नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आप कोई दवाई खाते हो, कोई जड़ी बूटी लेते हो, कोई होम्योपैथिक लेते हो? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कोई दवाई नहीं खाता, मैं केवल प्राणायाम करता हूँ और अपने भोजन के बारे में बहुत सतर्क हूँ, जिसे भोजन चिकित्सा कहते हैं। डॉक्टर भी बड़ा देख के हैरान हो गया और मेरे उसने सारे टेस्ट कराए और
उसने देखा कि मेरे अंदर कोई कैंसर नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मित्रों, मैं इसी तरीके से उस डॉक्टर के पास हर 6-6 महीने बाद यूएसए जाके दिखाता रहा। मैं 8 साल तक यूएसए गया और डॉक्टर को जाके दिखाता रहा और मुझे कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। अंत में डॉक्टर ने वहाँ कह दिया कि बेटा अब तुम्हें अमेरिका आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम पूरी तरीके से सही हो गए हो और तुम्हें अब अमेरिका आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आज इस बात को 11 साल हो गए हैं और मुझे कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। और मित्रों, मैं आज भी सुबह शाम वही 15 प्राणायाम सवेरे करता हूँ, वही 15 प्राणायाम शाम को करता हूँ और अपने भोजन के बारे में बहुत सतर्क हूँ। और आज 11 साल हो गए हैं, मुझे कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। मैं पूरी तरीके से कैंसर से मुक्त हूँ। मित्रों, आज मैं ग्रेटर कैलाश 2 में रहता हूँ दिल्ली में और मैं कोर्स कराता हूँ जिसका नाम है डिजीज स्पेसिफिक कोर्स ऑन प्राणायामा एंड फूड थेरेपी। मतलब ये बीमारी से संबंधित जो प्राणायाम और भोजन चिकित्सा होती है केवल वो कराई जाती है इस कोर्स में। इस कोर्स में 10 क्लासेस होती हैं जिसमें 7 क्लासेस प्राणायाम पे होती हैं और 3 क्लासेस भोजन चिकित्सा पे होती हैं। मित्रों, ये कोर्स बहुत लोग देश विदेश से भी अब मेरे पास करने आते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहें मेरे पास दिल्ली में आके तो कर सकते हैं। और मित्रों, इसके अलावा भी 3 और कोर्सेज हैं जो मैं कराता हूँ। एक है बेसिक कोर्स ऑन प्राणायामा जिसमें 8 क्लासेज हैं, एक है एडवांस कोर्स ऑन प्राणायामा जिसमें 8 क्लासेज हैं, एक है बेसिक कोर्स ऑन मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर कोर्स है, इसमें 6 क्लासेज हैं। और मित्रों, एक और मेरा यहाँ कोर्स है जो मैं कराता हूँ, वो है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इन प्राणायामा फूड थेरेपी एंड मेडिटेशन। इस कोर्स में मित्रों 22 क्लासेस होती हैं। तो मित्रों, ये मैं सारे कोर्सेज अपने सेंटर ग्रेटर कैलाश 1 और ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली में कराता हूँ। और मित्रों, ये मैं सारे कोर्सेज इंटरनेट स्काइप के ज़रिए भी कराता हूँ। तो अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो भी आप ये सारे कोर्सेज इंटरनेट स्काइप के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि मैंने 14 किताबें लिखी हैं और उनमें से काफ़ी सारी किताबें प्राणायाम के ऊपर हैं। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक किताब है द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, अगर आप देखें इसको। एक किताब है प्राणायाम के चमत्कार। एक किताब है द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स। तो मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कुल मिला के 14 किताबें लिखी हैं मैंने। हिंदी की भी काफ़ी किताबें हैं जैसे कि प्राणायाम के चमत्कार, प्राणायाम द्वारा तनाव को मात, कैंसर को मात, हिंदी की भी बहुत किताबें हैं। अंग्रेजी में भी बहुत लिखी हैं जैसे द जॉय ऑफ मेडिटेशन, विन ओवर कैंसर, द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, प्राणायामा टू बीट स्ट्रेस, ऐसे काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो ये सारी ही किताबें आपको हमारे सेंटर दिल्ली में मिल सकती हैं और आप फ़ोन करके इन किताबों को मंगवा भी सकते हैं, कोरियर के थ्रू ये भेज दी जाती हैं। मित्रों, मेरा खुद का पर्सनल सेल नंबर है 099101784140। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा से बता देता हूं, वो है 099101784140। और मित्रों, मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com, यानी कि www.ramneekwig.com, www.ramneekwig.com। और मित्रों, YouTube में मेरा जो चैनल का एड्रेस है वो है youtube.com/yogagururamneekwig। मित्रों, YouTube में मेरे 430 से भी अधिक वीडियो हैं। हर बीमारी से संबंधित मेरे वीडियो आप YouTube में देख सकते हैं। तो अगर आप YouTube से संपर्क करना चाहें, आप YouTube को देखिए, आपको वहाँ भी मेरे बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे। मित्रों, Facebook पे भी मेरा एक पेज है facebook.com/the-miracles-of-pranayama-and-food-therapy। और मित्रों, मेरा Skype ID है योगा गुरु रमनीक विग। तो मित्रों, आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से अपना सेल नंबर बता देता हूं, वो है 099101784140। तो मित्रों, आपका दिन शुभ हो और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरे से आप डायरेक्टली संपर्क करिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करिए। भगवान आप सबको लंबी आयु दे। नमस्कार,
खुश रहिए।